धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम आनंद यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक के पहला अध्याय से हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है से शुरू कर रहे हैं। भारत का संविधान एक दिन की उपज न होकर वर्षों के अनुभव का प्रकाश पुंज है। इसकी जड़ें स्वतंत्रता के वट वृक्ष की जड़ों से जकड़ी हुई हैं। इसका इतिहास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होकर ईस्वी 1950 ईस्वी तक होता है। अर्थात संविधान की जो उपज है, जो खोज है, यह कई वर्षों की खोज द्वारा इसकी स्थापना हुई। सी जो जड़ें हैं, कहते हैं वट वृक्ष मतलब बरगद की वृक्ष समान एकदम मजबूत है, जकड़ी हुई हैं एकदम। इसका इतिहास है क्या है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ प्रारंभ होती है और इसका अंत 1950 तक होता है। सोलह सौ ईस्वी का राजलेख जो 16 दिसंबर 1600 ईस्वी को लाया गया, इसके माध्यम से महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में होती है। कब होती है? 31 दिसंबर 1600 को होती है। 1600 ईस्वी में लंदन में होती है। 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए क्या प्रदान करती हैं? कौन करती हैं? महारानी एलिजाबेथ करती हैं। इस कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद के सदस्य को सौंपा गया। इसके मुख्य गवर्नर इसमें एक मुख्य गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। इसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई। सत्रह 26 का राजलेख इस लेख द्वारा कोलकाता को, मुंबई को तथा मद्रास को की प्रेसिडेंसियों को राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान कर दी गई। राज्यपालों को नियम बनाकर शक्ति प्रदान की गई थी। कंपनी का शासन 1773 से लेकर के 1858 तक चलता है। कम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस अधिनियम का संवैधानिक महत्व भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश संसद ने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, जिसे कंपनी के शासन के लिए एक लिखित संविधान की रूपरेखा तैयार की और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अधिनियम की विशेषताएं 1773 के अधिनियम की विशेषताएं थी। इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा मद्रास तथा बम्बई को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया।
इसके नियंत्रण में रहने लगा कौन? मद्रास और बम्बई बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए था। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग 1773 के एक्ट के द्वारा की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे, चैम्बर, अन्य न्यायाधीशों में चैम्बर, लिमेस्टर एवं हाइट थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी जो कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते थे और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत भी नहीं ले सकते थे। कंपनी पर ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति हुई। इस डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के जो राजस्व और नागरिक और जो सैन्य मामले थे इसकी पूरी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना जरूरी कर दिया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 यह 5 जुलाई 1781 को लाया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट को इसलिए लाया गया कि रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया और इस संशोधनात्मक अधिनियम की संज्ञा से अभिहित किया गया, इसे माना गया। इस एक्ट के द्वारा कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया कोलकाता सरकार को कि आप जो है बंगाल और बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि या नियम बना करके उस पर कर सकते हैं। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल थे उनको सर्वोच्च न्यायालय में जो अधिकार था उससे उनको मुक्त कर दिया गया। उनको उस पर लेना देना नहीं है सर्वोच्च न्यायालय से। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत लागू भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत की गई मतलब लागू की थी कहाँ? भारतीय क्षेत्र के राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश मतलब सीधे एकदम महारानी एलिजाबेथ के स्वामित्व के दावे पर पहला वैधानिक दस्तावेज था जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र, अर्थात भारत में अब ब्रिटिशों का राज चलेगा। यहाँ पर ये का अधिकार बढ़ गया। सत्रह सौ चौरासी अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो क्रियाकलाप थे, जो कार्य थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई।
ब्रिटेन की सरकार ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। इस प्रकार भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे। प्रथम कंपनी का निदेशक बोर्ड, प्रथम शासक कौन था? कंपनी का निदेशक बोर्ड था। और दूसरा था नियंत्रण मंडल के माध्यम से सम्राट खुद था। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। भारत में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई थी? 1784 के अधिनियम के द्वारा। 1786 का अधिनियम देखिए। इस अधिनियम द्वारा के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को से गवर्नर जनरल भी बना दिया गया भारत का, और सेनापति की शक्ति भी से और वो भी दे दी गई। 1793 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ा गया। इसके अधिकार को क्या किया? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसके नियंत्रण मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। जो इसके कार्यकर्ता कर्मचारी थे, उस कर्मचारियों को भारत के संचित जो निधि थी, जो राजस्व था, उन्हें वेतन देने का प्रावधान किया गया। 1793 के चार्टर के द्वारा। 1813 का राजलेख, इस राजलेख के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिल गई और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन और चाय के साथ व्यापार का एकाधिकार को बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। धन्यवाद दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।